हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो दोस्तों, हम अपनी एथिक्स की सीरीज जो कि लेक्सिकन है फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, हमारा एकदम लेटेस्ट एडिशन 2022 का, उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लेक्सिकन ऑफ केस स्टडी। शुरू करने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करें क्योंकि आपको इसकी रेगुलर अपडेट्स बहुत ज़रूरी हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। दिस इज पार्ट 1 एंड लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। देखिए, सबसे पहली बात तो इस सेक्शन में हम कोशिश करेंगे बताने के लिए चीज़ों को ऑब्जेक्टिव तरीके से कि आपको किस तरह से देखना है केस स्टडी के क्वेश्चंस को। भाई, समझते हो आप अच्छे से। इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड लिखने के तरीके, ठीक है, आपको सब कुछ आपके जो आंसर है उसे और खूबसूरत बनाने में असर करेंगे। पुरानी वाली जो आपकी लेक्सिकन वगैरह थी ना दोस्तों, तो उसमें क्या था कि ये चैप्टर अभी लास्ट वाले में, लास्ट एडिशन में फर्स्ट चैप्टर था, मगर अभी अपना कंटेंट इम्प्रूव करते जा रहे हैं, इसलिए फर्स्ट में इन्होंने काफ़ी सारी केस स्टडी और सेकंड में केस स्टडी क्या है वगैरह वगैरह चीज़ों को डाला है। गौर से समझिएगा, स्क्रीन पे ध्यान ना देते हुए मेरी आवाज़, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में केस स्टडी क्या होती है। देखिए, एक केस स्टडी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी एक्टिविटी कह लीजिए, इवेंट कह लीजिए या प्रॉब्लम कह लीजिए, जिसमें आप या तो रियल चीज़ें पाएंगे असलियत में हुई हो, या कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। और ऐसी सिचुएशन होगी, या वो रियल भी हो सकती है पास्ट में हुई हुई, और या वो हाइपोथेटिकल भी हो सकती है जिसमें आपके पास बड़ी गफलत होगी, बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि भाई क्या किया जाए, और आप होंगे कहीं एक अच्छी पोजीशन पे। अब केस स्टडीज का यूज इसलिए करते हैं कि भाई आपको समझ सकें कि अगर आपके सामने बहुत कोई मुसीबत आ जाए, कॉम्प्लेक्सिटी हो, ऐसी सिचुएशन हो जब आप फंसे हो चीज़ों में रियल लाइफ में, तो किस तरह के आप डिसीजंस लोगे। और हर तरह की केस स्टडी हमने चैप्टर 1 में डिस्कस करी, जिसे आपने बहुत पसंद करा। तो अब केस स्टडी को क्या चाहिए, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आपको अपनी नॉलेज डालनी है, अपनी थिंकिंग स्किल डालनी है कि भाई रियल सिचुएशन बैठेगी तो मैं इस समय क्या करूंगा या क्या करूंगी। अब इस चीज को समझने के लिए केस स्टडी के एनालिसिस से आपको प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा नॉलेज को, रीजन को, और फिर आपको एक कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये एक इंग्लिश में बात करें तो आप ऐसे कहोगे इसको, टू लर्न फ्रॉम अ केस स्टडी एनालिसिस यू विल बी एनालाइजिंग, अप्लाइंग नॉलेज, रीजनिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। तो ये कार्डोस एंड स्मिथ 1979 में इन्होंने कहा था। और क्या कहा था थोड़ा समझाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कार्डोस एंड स्मिथ, थोड़ा सा मैं आपको लिख भी देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कार्डोस एंड स्मिथ 1979 में एक अच्छी केस स्टडी के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं। मैडम, कौन कौन से फीचर्स होते हैं? सबसे पहली बात तो इसे रियल लाइफ से लिया गया होता है, मतलब सच्ची घटना पे आधारित। हाँ। दूसरी बात कि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं और हर पार्ट यूजुअली एक प्रॉब्लम से एंड हो रहा होता है और एक पॉइंट होता है किसी एक पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए। उसके साथ आपको क्लियर कट ऑफ नहीं पता होगा, कट ऑफ पॉइंट क्या है इस पर्टिकुलर सिचुएशन का। उसके अलावा तीसरा फीचर ये होता है कि इसके अंदर अच्छी, मतलब सफिशिएंट मात्रा में इंफॉर्मेशन होती है कि एक बंदा उसको जब पढ़े तो समझ जाए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, मतलब आधा अधूरा ज्ञान नहीं होता। और चौथा फीचर कि इट इज बिलीवेबल फॉर द रीडर। अगर मान लीजिए कोई चीज़ है, केस के अंदर कोई सेटिंग, कोई पर्सनालिटी, कोई इवेंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्लिक्ट है, तो ये बंदा जो भी पढ़ रहा है उसको वो बिलीव कर पाएगा उस पर। ऐसा नहीं होगा कि जो है आसमान से जो है वो घोड़े उतरे चले आ रहे हैं, हाँ, यूनिकॉर्न आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक
यकीन करने वाली बात होगी। तो ये 4 कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो केस स्टडी के अंदर होते हैं। तो मोटा मोटा समझिए कि केस स्टडी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। मैंने बताया था पहले भी और अभी भी बता रही हूँ कि सारे पेपर्स में आप एक एस्पिरेंट की तरह लिखोगे कि आप एग्जाम दे रहे हो, मगर लेक्सिकन में आप जो ये GS4 है, आप एथिक्स की बात कर रही हूँ, लेक्सिकन क्या, वो तो किताब हो गई। एथिक्स के पेपर में GS4 में आपको एक ऑफिसर की तरह लिखना है कि जब आप उस सिचुएशन पे होंगे तो आप कैसे करेंगे। तो इसलिए केस स्टडी आपको एक पार्टिसिपेट कराती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये कहती है कि आप और इंगेजमेंट अप्रोच रखिए फ्रॉम द एग्जामिनीज एंड सेम टाइम ये बेस्ट तरीका है एट द हैंड्स ऑफ एग्जामिनर, जहाँ पे आप का ये जो है टेस्ट करेगा कि भाई आप कैसे क्या करोगे, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के अंदर। ये आपकी इस लिखे हुए आंसर से एक सवाल के जवाब से आपको परख लेगा। तो आपको इस तरह से खुद को उतारना है अपने आंसर के माध्यम से। आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए अब आपको लेके चलते हैं टाइप्स ऑफ केस स्टडीज की तरफ। अब इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से इस कहानी को समझना है। देखिए, शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ना दोस्तों, जो अपना ये GS4 का पेपर है, ये पूरी तरह से एथिक्स के लिए। बहुत सारे बच्चे इसको सीरियस नहीं लेते, हाँ, बट ये उतनी ही महत्वता रखता है जैसे बाकी के GS पेपर्स। इसके अंदर आपको केस स्टडी का सेक्शन मिलता है जो कैरी करता है मोर देन 100 मार्क्स को। उसके अलावा केस स्टडीज ये ऐसा मेजर स्कोरिंग एरिया है, आप समझिए। लोग ना इजी वाले को छोड़ देते थे, हम लोग भी बचपन में सोचते थे अरे इसका क्या करना, इसमें तो हो जाएगा। बट सबसे ज्यादा आपको यही केस स्टडीज और ये एथिक्स का पेपर ही जो है वो फेच कर सकता है मार्क्स को आसानी से। ठीक है, तो आपको समझना केस स्टडीज को बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको बताएगी कि आपको किस तरीके से केस को सॉल्व करना है अगर आपके सामने डिलेमा है, आपके सामने गफलत है, आपके सामने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। केस स्टडीज जो यूपीएससी पूछती है ना, काफी यूनिक पूछती है समझने के लिए कि आखिरकार सिविल सर्वेंट के अंदर क्या क्वालिटी है, सब आप दिखाओगे। और जो कॉन्टेक्स्ट होगा, उस कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस जो केस स्टडी की होगी, उससे हम समझेंगे कि भाई क्या चीजें हैं। दे आर फंडामेंटली अ जेन्युइन और इन्वेंटेड सिचुएशन है, सच में एक जेन्युइन सिचुएशन है, या भाई मैंने बताया हाइपोथेटिकल इन्वेंटेड सिचुएशन है, बनाई गई है, जहाँ पे जो इंसान है सिविल सर्वेंट होगा उसके सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं, मॉरल प्रॉब्लम्स हैं, एथिकल प्रॉब्लम्स हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको कई सारे दिक्कतें देखने को मिलती हैं एथिकल डिलेमास की, जहाँ पे एक इंसान जो है ये कई सारे लेवल जो है सेवरल लेवल्स से एक्सपोज होता है हिज अपर सबऑर्डिनेट्स। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो जो ऐसे एथिकल डिलेमास होते हैं ना, इसमें समझ लीजिए एक ऐसा आंसर एक ऐसे इंसान की प्रैक्टिकल सिचुएशन में ज़रूरत होती है जो एक स्ट्रॉन्ग मॉरल स्टैंडर्ड का हो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए। समझ रहे हो। और साथ में कुछ इसमें से केसेस जो हैं वो बेस होते हैं कुछ तरह के गोल्स पे, ऑब्जेक्टिव्स पे। तो इन तरह के केसेस को आपको एक स्टैंडर्ड एथिकल प्रैक्टिस से सॉल्व करना है। उल्टी सीधी चीजें, अनएथिकल चीजें नहीं करनी है। जैसे हमने आपको चैप्टर 1 में इस बार तो कुछ नहीं छोड़ा, सारी केस स्टडी आपको समझाई। आई होप आपको बहुत मददगार रही होंगी। अब देखिए, अलग अलग केसेस के अंदर आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है उसको हैंडल करने के लिए। एंड इसलिए किस तरह का केस दिया है, क्या अप्रोच चाहिए, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एथिकल डिलेमा को सॉल्व करने के लिए कि वो आखिरकार डिमांड क्या करता है आपसे क्वेश्चन। तो इसलिए आपको दोस्त पहले ही केस स्टडी को गौर से समझना होगा, पहली चीज। और दूसरी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या एथिकल डिलेमा इन्वॉल्व है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें समझिए, किसी भी केस में केस स्टडी इनमें से 4 चीजों का रूप लेती है। पहला, इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज। दूसरा, एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज। तीसरा, क्यूमुलेटिव केस स्टडीज। और चौथा, क्रिटिकल केस स्टडीज। आइए एक एक करके आपको समझाऊंगी। इसके साथ में मैं आपको केस का एग्जाम्पल भी दूंगी ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट तरह से समझ में आए। देखिए, सबसे पहले हम इलस्ट्रेटिव केस स्टडी को समझते हैं। देखिए, ये होती है अपने नेचर में बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव।
और इस तरह से बनाई जाती हैं, इससे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को ये हाईलाइट करती हैं, उस पर लाइट डाल रही होती हैं, ठीक है। एक एक सर्कमस्टेंस को ये प्रॉपर सेट कर देती हैं, और सोशल रिलेशन को, और क्या प्रोसेस रहेगा जो उनमें है, प्रॉपर हर चीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्टिव कह रहे हैं ना, डिस्क्रिप्टिव का मतलब इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज, ये पूरा सब इसमें आपको चीजें मिलेंगी। ये केस स्टडी अगर आप कहें तो मेनली बेस्ड होती हैं एक या फिर दो स्पेसिफिक इवेंट्स या ऐसे कोई एग्जाम्पल पे, जो एक इंसान को एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे ले जाके खड़ा कर दे कि भाई तुम ऐसी जगह खड़े हो, अब तुम क्या करोगे। तो ये आपको ऐसा, ये किस चीज में मदद करेंगे बताइए, ऐसी सिचुएशन में जो इंसान खड़ा है अब ये क्या करेगा। तो इसलिए इस तरह की केस स्टडीज काफी मददगार साबित होती हैं किसी इंसान की जो है ऐसा, उसकी जो सिचुएशन में जो उसका आचरण रहेगा उसको दिखाने में, मतलब ये यूजफुल रहती हैं लेकर आने में, टू लाइट समथिंग अबाउट विच मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। बहुत बढ़िया बात। आइए कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब एक केस स्टडी का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हो रहा है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी आप नए हैं, अगर आपने पहला चैप्टर भी नहीं देखा है तो भी आप जो है इससे समझ जाएंगे, मैं ऐसा कोशिश करूंगी। देखिए केस क्या है पहले समझिए। केस ऐसा है कि दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशंस के डायरेक्टर संजय भारद्वाज ने एक चीज, मतलब एक लेटर लिखा ऑम्बड्समैन को, या कह लीजिए आप एथिक्स ऑफिसर को, जो कि रिटायर्ड जस्टिस बदर दुर्रेस अहमद है। इसमें इन्होंने ये इल्जाम लगाया कि जो अपॉइंटमेंट है मेंबर्स का क्रिकेट इम्प्रूवमेंट कमेटी के अंदर, दैट इज सीआईसी कमेटी के अंदर, और जो सिलेक्टर्स हैं वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, जो सेलेक्ट कर रहे हैं इनके मेंबर्स को, वो क्या कर रहे हैं, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को के नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, अपने लेटर में जो इन्होंने डीडीसीए को लिखा, डीडीसीए समझ गए, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जो लेटर इन्होंने लिखा डीडीसीए के ऑम्बड्समैन को, उसमें भारद्वाज भाई साहब ने इल्जाम ये लगाए कि जो फॉर्मर इंडिया के ओपनर वीरेंद्र सहवाग जी हैं, जो कि पार्ट हैं इन 3 मेंबर सीआईसी ये कमेटी के, ये अपनी खुद की क्रिकेट एकेडमी भी चलाते हैं, और सहवाग जी जो हैं वो क्रिकेट ऑपरेशंस चीफ भी हैं आईपीएल की टीम किंग्स 11 पंजाब के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके अलावा डीडीसीए के डायरेक्टर ने ये भी इल्जाम लगाया अपने लेटर में कि सहवाग जी जो हैं वो एक्सपर्ट भी हैं इंडिया टीवी पे, और ये एक ऐसा चैनल है जिस पर डीडीसीए के प्रेसिडेंट रजत शर्मा जो हैं वो एडिटर इन चीफ हैं। समझ रहे हैं कैसे क्या सब लोग इन्वॉल्व है। अब देखिए डीडीसीए के डायरेक्टर ने ये भी सवाल किया कि जो अपॉइंटमेंट है फॉर्मर, है ना, पूर्व दिल्ली ऑलराउंडर मयंक तहरीन जी का जूनियर सिलेक्शन कमेटी में, तो इस पे भी एक सवाल उठाया। इन्होंने ये कहा कि जो तहरान जी हैं वो भारद्वाज जी के हिसाब से ये कजन हैं सहवाग जी के, और सीआईसी ने सीनियर और जूनियर सिलेक्शन कमिटीज को यहाँ पे पिक करा ऑफ द डीडीसीए। और समझिए भारद्वाज जी ने उसमें ये भी लिखा ऑम्बड्समैन को, ये कहा कि जो अपॉइंटमेंट है दोनों ही आकाश चोपड़ा का और राहुल सांघवी का, जो कि फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, ये भी वायलेट करता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नॉर्म्स को। चोपड़ा क्योंकि एक क्रिकेट अकेडमी चलाते हैं, वाइल सांघवी जो हैं वो इंगेज हैं मुंबई इंडियंस के साथ में, मतलब ये मुंबई इंडियंस के टीम मैनेजर हैं। अब भारद्वाज जी का ये लेटर ये कहता है कि ओपनर जो गौतम गंभीर जी हैं, जो कि एक एक्टिव क्रिकेटर हैं, ये भी एक स्पेशल इन्विटी हैं इस कमेटी के अंदर। तो ये सारी बात इन्होंने कही मीडिया इंटरेक्शन के टाइम पे। अब डीडीसीए के डायरेक्टर ने ये भी कहा कि चेयरमैन जो कि सीनियर सिलेक्शन कमेटी के हैं डीडीसीए के अमित भंडारी साहब, और मेंबर जो कमेटी के हैं सुखविंदर सिंह जी, दोनों ही अपनी अपनी क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, और ये भी एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नॉर्म है। ठीक है, क्योंकि अब आप मोटा मोटा समझ रहे हो ना कि इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा खुद का कोई बिजनेस है और उसी बिजनेस से रिलेटेड मैं कहीं सरकारी कार्यालय में भी हूँ, एक एग्जांपल बता रही हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी ना कि मैं यहाँ से कोई फायदा उठा के अपने बिजनेस में दे सकूँ। बस इस तरह से समझ लो, इसका मतलब ये हुआ मोटा मोटा।
तो अब बात आती है कि किस तरह से, अब आ जाइए सोल्यूशन पे, किस तरह से ऐसा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाया जा सकता है। गौर से समझिएगा, डिटेल यहाँ नहीं है लेकिन डिटेल आपके अंदर में पूरी डाल दूंगी, समझिए। जब ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो यहाँ पे 3 अप्रोप्रिएट अच्छे रिस्पॉन्स होते हैं। एक तो होता है सिचुएशन को सीधा अवॉइड कर दो, हाँ सबसे बढ़िया लेकिन इस ऑप्शन को आपको लेना नहीं है। दूसरा होता है डिस्क्लोज, और तीसरा होता है हमारे पास रिक्यूज। अब मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले की बात करें तो बेस्ट है कि भाई सिचुएशन अवॉइड कर दो जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब भी ऐसा पॉसिबल हो सिचुएशन अवॉइड कर दो। कमर्शियल और फाइनेंशियल तरीकों से अवॉइडेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि एब्सोल्युटली आप एकदम कोई भी फायदा ना उठाओ, कि कोई बेनिफिट वगैरह ना लो, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें पे रोक लगी होगी एंड बाकी का जो सारा कुछ है ऑल शुड बी केयरफुली स्क्रूटनाइज्ड, है ना। कुछ चीज को यहाँ छोड़ो और बाकी चीजों को गौर से देखो। ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज साथ में हेयरिंग साइंटिस्ट ये एक्सेप्ट नहीं करें गिफ्ट वगैरह को या बेनिफिट्स को जब तक के लिए इट कैन बी क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड कि ऐसे जो गिफ्ट उनको दिए जा रहे हैं या ऐसे जो उनको बेनिफिट दिए जा रहे हैं ये वेलफेयर के लिए हैं पर्सन्स के जो प्रोफेशनली सर्व कर रहे हैं। दूसरा, ये डू नॉट रीजनेबली अपेयर टू बायस, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके जजमेंट पे बायसनेस लेकर आए कि भाई आप ये हमसे गिफ्ट ले लीजिए, आपने जजमेंट गलत दे दीजिएगा। तीसरी बात कि इनहांस वंस प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स, समझे। और चौथी बात, इससे कोई डिग्निटी ना जो है कम हो रही हो या आज़ादी जो है प्रोफेशन की वो ना कम हो रही हो। ऐसे ही अगर पर्सनली गिफ्ट दिया तो एक अलग की बात है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल अगर पर्सनली और ऐसे ही नॉर्मल वेलफेयर के अलावा नहीं दिया तो इन लोगों को कोई गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पहले सिचुएशन आप समझ गए कि अवॉइड वाला क्या बताया मैंने। अब दूसरा मैंने क्या बताया, मैंने बताया था डिस्क्लोज करना। तो डिस्क्लोजर जो है ये एसेंशियली एक सेल्फ इनिशिएटेड एक्शन है। इसके लिए आपको खुद कदम उठाना पड़ेगा इस इंटेंशन से कि भाई एक सच्चे आप ईमानदार इंसान हो और आप एक पर्सनल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो ताकि आप एथिकली सही एकदम करेक्ट रहो, एकदम अपने कोड के हिसाब से चलो। अब इनको डिस्क्लोज करने का काम है ना, ये जो प्रोसेस है ना ये एक पारदर्शी है, एक ट्रांसपेरेंसी इसमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और जो इसमें आपको फाउंडेशन चाहिए एक प्रॉपर, एक प्रोफेशनल और एक एथिकल कंडक्ट का। यही आपका इंटेंशन क्या होगा इसके लिए, इंटेंशन होगा कि आप ऑनेस्ट हैं, आप सच्चे ईमानदार हैं, आप एक्यूरेट हैं और आप पूरी कंप्लीट चीज़ सामने रख रहे हो। अब जब आप डिस्क्लोजर करने बैठे ही हो भाई तो आप एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल रिलेशनशिप को भी लेकर आओगे, ठीक है ना। और ये एक माना जाता है एथिकल कंडक्ट है, प्रॉपर सब कुछ आपको, बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च टीचिंग सिनेरियोज ये पोटेंशियली आपको एक नेचुरल टेंशन दे सकते हैं एक प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन और पर्सनल प्रेफरेंस या अपने खुद के फायदे के बीच में। और मिस रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों ही एरर्स ऑफ ओमिशन का या कमीशन का, इससे किसी भी तरह से आप भूल गए, आपने अपने मतलब में कुछ भी गलत प्रेजेंट करा तो इससे एथिकल वायलेशन होगा। तो ये तो बात हो गई तीसरी, ठीक है। ये मैंने आपको केस स्टडी बताई थी, केस स्टडी का सोल्यूशन नहीं बता रही हूँ मैं, आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सोल्यूशन बता रही हूँ। तो आपको किसी भी तरह की केस स्टडी आएगी तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, रिक्यूज। तो अब जब रिक्यूजल की बात आती है तो ये ऐसा तरीका है जिसमें आप ऐसी सिचुएशन से अपने आप को, अपनी पूंछ बाहर निकाल लेते हो, अपने खुद को विड्रॉ कर लेते हो। जब ऐसे मान लीजिए ऐसी बात हो रही है कि आपसे कुछ ऐसी बात पूछ ली गई, क्या आप हैं, आपका दोस्त है, ठीक है, और एक आपका और दोस्त है। अब इन दोनों ने आपसे कह दिया कि भाई बताओ हम दोनों में से कौन सही। आप नहीं जवाब देना चाहते, आप कहते हैं भाई हमें नहीं पता, हमसे नहीं किसी और से पूछो, आप यहाँ से निकल लिए, समझ रहे हैं, विड्रॉ कर लिया। तो रिक्यूजल की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा तरीका है जिसमें आप इस सिचुएशन से विड्रॉ ही कर लेते हो जहां पे आपको लगता है कि आप बायस हो जाओगे और जिससे आप
का जो डिसीजन है वो न्यूट्रल नहीं होगा, इससे आप किसी एक की तरफ ज़्यादा झुक के डिसीजन दे दोगे। एग्जाम्पल, जब एक बंदा जो है वो कमेटी में या बोर्ड में बैठता है जिससे उसका डिसीजन या दूसरे की तरफ झुक जाए या कुछ दिक्कत हो जाए, या रिसोर्सेज को लेके बात हो रही हो, या बेनिफिट ये किसी और को दे दे, तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में रिक्वायर कि एक प्रोफेशनल रिक्यूज कर ले खुद को कि भैया हम यहाँ से खुद को हटा लेते हैं। ये तब होता है जब एक प्रोफेशनल का फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो इसके अंदर है या पर्सनल टाइज एक या उससे ज्यादा पार्टीज के साथ होते हैं। उसके अलावा जो नेचर ऑफ एसोसिएशन है उसको डिस्क्लोज करके और खुद को बाहर करके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से एक प्रोफेशनल ये दिखा सकता है कि कोई भी पर्सनल प्रेफरेंस या बायसनेस दे में हैव, इससे किसी भी तरह से अनफेयरली इन्फ्लुएंस नहीं होगा उसके डिसीजन में। समझ आ गई बात? आई होप समझ आ गई होगी। कोई दिक्कत लगे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगी। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आती है एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज। ये क्या है? देखिए, ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनका फोकस मेन प्राइमरली होता है इन्वेस्टिगेशन पे या एक्शंस पे बिफोर इम्प्लीमेंटिंग लार्ज स्केल एक्शंस या इन्वेस्टिगेशंस ऑन द मैटर। ठीक है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करा जाता है, बड़े भारी मात्रा में एकदम से नहीं कूदते हैं। इस तरह की केस स्टडी जो होती है वो टिपिकली यूज तब होती हैं जब एक इंसान ये चाहता है कि हमें पहले छोटे छोटे तरीकों का यहाँ पे पता लगाने दो समझने के लिए एक बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टडी को। देखिए, ये यूजफुल हो सकता है प्रॉपर प्रोसेस को क्लैरिफाई करने के लिए। जैसे हम लोग क्या कहते हैं यूपीएससी में कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ो तब स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ आना, तो सब कुछ क्लियर रहेगा, है ना। तो ऐसे ही एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज जो है इनको हम लोग पायलट स्टडीज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है भैया? चलिए, अब आप कहेंगे चलिए मैम अब एग्जाम्पल बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो हम आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये सीएससी 2015 में आई थी, उसके थ्रू आपको बताते हैं। देखिए, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे डिजास्टर प्रोन स्टेट है, बराबर यहाँ पे लैंडस्लाइड आती है, फॉरेस्ट फायर होती है, क्लाउड बर्स्ट होता है मतलब बादल फटते हैं, फ्लैश फ्लड आते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। कुछ तो सीजनल होते हैं, कुछ तो पता ही नहीं चलते, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी भी आ जाते हैं। और समझिए, जिस लेवल का डिजास्टर आता है वो आता है भयानक। एक सीजन में तो ऐसा बादल फटा कि इससे इतनी भारी मात्रा में बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड आ गए, जिससे बहुत लोग मर गए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डैमेज हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब भाई इतना कुछ होगा तो रोड खराब हो गई, ब्रिज खराब हो गए, पावर जनरेटिंग यूनिट खराब हो गई। इसमें क्या हुआ, 1 लाख जो पिलग्रिम्स थे, है ना, दर्शन करने लोग गए थे, वो गए अब इसमें फंस, टूरिस्ट फंस गए, दूसरे लोकल फंस गए, पूरे ही अलग अलग रूट पे, अलग अलग लोकेशंस पे। पहाड़ों की बात है, कैसे निकाले लोग भाई। अब आपके एरिया में ट्रैप हो गए हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें भाई देखा जाए कि इसमें आपका सीनियर ऑफिसर्स हैं, पेशेंट भी हैं, हॉस्पिटल के अंदर विमेन हैं, बच्चे हैं, हाइकर हैं, टूरिस्ट हैं, रूलिंग पार्टी के रीजनल प्रेसिडेंट भी फंसे हैं अपनी फैमिली के साथ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं आसपास के स्टेट के, और साथ में मेन इंपॉर्टेंट प्रिजनर्स भी हैं जेल के अंदर जो हैं। ठीक है, तो अब आप एक सिविल सर्विसेज के ऑफिसर हैं स्टेट के, आप क्या करोगे लोगों को बचाने के लिए? चलिए, अपने जस्टिफिकेशन देने हैं आपको, ठीक है। अब गौर से समझिएगा क्या समझा रही हूँ मैं। देखिए, ये जो केस है वो आता है कुछ चीजों के अंदर, जैसे कि पहला एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। परेशान मत होइएगा, इसको पूरा चैप्टर हमने करा हुआ है, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर है, हाँ ठीक है, 3rd चैप्टर है जिसमें पूरे डिटेल से दिया हुआ है, परेशान मत होइएगा। चलिए, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। दूसरा आता है एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। सबके चैप्टर हैं लेकिन अभी समझा रही हूँ। और चौथा आता है मॉरल वैल्यूज एंड कंपैशन। आइए थोड़ा समझाते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर में समझाया था ना प्रीमाइस करके, ऐसे ही पहला प्रीमाइस समझिए इस केस का। देखिए, केस डील करता है मॉरल अंडरस्टैंडिंग से सिविल सर्वेंट की और एक आम जनता के प्रति उसका क्या कंपैशन है, वो कितना उन चीज़ों को समझ रहा है। डिसीजन जो वो लेंगे सिविल सर्वेंट, ठीक है, वो लेंगे प्रायोरिटी के बेसिस पे, ये समझ के कंपैशन जो उसका होगा सिविल सर्वेंट का, उस सिचुएशन में कैसे डील्स करना है जिससे कम से कम जो मनुष्य है उसकी ज़िंदगी को कम से कम खतरा हो और लोग बचें। ठीक है, अब
एग्जैक्टली तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक अप्रोच आंसर की क्या रहेगी थोड़ा समझाने की कोशिश करते हूँ, ठीक है। अब जिस तरह से चीज़ें समझ में आ रही हैं उस हिसाब से देखें तो एक कॉमन अच्छी अप्रोच हो, ठीक है ना। और आंसर के अंदर अगर देखें सिचुएशन कैसे डील करनी है आपको समझाती हूँ मैं। देखो, अगर मतलब इन्होंने एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिया है तो आप इससे आइडिया ले पाओगे कि एक्चुअली आप क्या कर सकते हो। देखिए, इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे ऑप्शंस रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे कि सबसे पहले तो ये जो पेशेंट हैं हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, उनको बचाएंगे। क्यों? क्यों पहला आपने पेशेंट रखा? क्योंकि ये बहुत वल्नरेबल हैं डिजास्टर में, वो बेचारे खुद की देखरेख नहीं कर सकते, कम है, मेन चीज है ना, और आसानी से इनको बाहर निकाला जा सकता है। उसके बाद आए बूढ़े लोग, सीनियर सिटीजन, अब ये भी वल्नरेबल हैं, ये कैसे अपने आप को बहुत लंबे वक्त तक तो बचा नहीं पाएंगे, इतनी ओल्ड एज होना, फिजिकल हैंडीकैप होना, ये दिक्कत। तीसरी आती हैं औरतें और बच्चे, ठीक है। अब विमेन और चिल्ड्रन हाईली वल्नरेबल हैं क्योंकि फिजिकली तो है ही, यहाँ पे जो है देखा जाए थोड़ा सा कम हो जाएंगे, इमोशनली भी हैं। बच्चों की वजह से क्या है, बच्चे तो आगे आने वाली जनरेशन है, तो इनको तो सबसे पहले बचाओ। फिर चौथे नंबर पे आप प्रिजनर्स को बचाओगे, जेल के कैदियों को। अब बेचारे जेल के अंदर है, कहाँ जा सकते हैं, बहुत वल्नरेबल है डिजास्टर से, अपने आप की मदद नहीं कर सकते, इसलिए इन पे तुरंत ध्यान दिया जाए। उसके बाद आपको पांचवें नंबर पे टूरिस्ट को बचाना है, क्योंकि टूरिस्ट को पता ही नहीं है लोकल कंडीशन के बारे में, एरिया के बारे में, और उनको खाना नहीं पता कहाँ से लेंगे, लाइफ सपोर्ट सब्सटेंसेस उनको कैसे मिलेंगे, ठीक। उसके बाद आप जो रूलिंग पार्टी का रीजनल प्रेसिडेंट है अपनी फैमिली के साथ फंसा, उसको बचाओ, क्योंकि भाई सिंस यहाँ पे पॉलिटिकल लीकेजेस हैं तो हो सकता है कि ये भाई टेम्परेरी अरेंजमेंट अपने लिए सेफ्टी के लिए कर लेगा, ठीक है। जब तक के लिए आप इन सारे लोगों को बचाइए जो जरूरी है, और इनकी फैमिली इनके साथ है, तो भाई सो अर्ली रेस्क्यू इज डिजायरेबल। उसके बाद आप चीफ सेक्रेटरी को बचाइए अदर स्टेट के, है ना, क्योंकि देखो ये वेल ट्रेंड है, सिचुएशन को समझ सकते हैं और ये रुक सकते हैं जब तक के लिए दूसरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और लास्ट में आप हाइकर्स की तरफ जाइए। क्यों मैडम हाइकर की तरफ लास्ट में क्यों? देखिए, ये ट्रेनिंग करके आते हैं, इनके पास अच्छे इक्विपमेंट होते हैं चैलेंजिंग टेरेन से डील करने के लिए, इजिली रुक सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये आप कर सकते थे। समझ रहे हो, आपको क्या समझ आया? चलिए आइए तीसरी केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। केस स्टडी है क्यूमुलेटिव केस स्टडीज होती हैं। किस तरह की केस स्टडी होती है थोड़ा समझाती हूँ मैं। देखिए, ये ऐसे सक्सेसिव केस स्टडीज होती हैं ताकि जो पुरानी स्टडीज हैं, अर्लियर स्टडीज, उनका यूज करें उस जैसी ही सिमिलर सिचुएशन में। सपोज करिए कि आप पास्ट में कभी कहीं पे बादल फटा, तो जैसा वहां पे जिस तरह से लोगों को बचाया गया होगा, सेम अगर कहीं और किसी जगह पे बादल फटता है तो उसी मेथड का यूज किया जा सकता है, आपकी पास्ट नॉलेज का। काफी यूजफुल होती हैं एक जनरलाइजेशन को करने के लिए उन स्टडीज से जो आपस में कुछ कॉमन पाती हों। ऐसी केस स्टडीज जो है वो क्वेश्चन करती हैं केस, मतलब वही सारी बातें बार बार है ना, कि एक केस स्टडी कंप्लीट हो गई पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वैसे ही कुछ अगर कहीं और हुआ तो उसमें आप यूज कर सकते हो। अब आप कहेंगे मैम एग्जाम्पल आप बढ़िया देती हो, मैं नहीं किताब देती है, तो मैं चलिए बताती हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे विसल ब्लोइंग एंड व्यापम केस की बात हो रही है। मैडम क्या बोल रही हैं, व्यापम क्या होता है? देखिए, व्यापम की बात करें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से MPPEB, दैट इज मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे कॉमनली जाना जाता है अपने हिंदी एक्रोनिम में, इसको बोलते हैं व्यापम, ठीक है। दैट इज व्यावसायिक परीक्षा मंडल। ये कहते हैं, क्लेम करते हैं कि एक ऐसे इकलौते इंस्टीट्यूट है इस तरीके के पूरे देश के अंदर जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट कराते हैं एंट्रेंस के लिए अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज में हर एक साल, और बहुत भारी और बड़ी मात्रा में। कॉमन इंटरेस्ट होने के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज के जैसे मेडिसिन और इंजीनियरिंग के। व्यापम कुछ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन भी कराता है अलग अलग स्टेट लेवल पोस्ट के लिए, जिन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नहीं फिल किया जाता, वहां के लिए ये कराता है। तो मैम इसमें गड़बड़ क्या आ गई? अब
गड़बड़ यहाँ से शुरू होती है कि स्कैम हुआ है। क्या है स्कैम है, थोड़ा समझते हैं। देखिए कुछ मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं एग्जामिनेशन में जो व्यापम करवा रहे हैं। जो काम करने का तरीका है उसमें क्या है कि ऑफिशियल्स को घूस दी जा रही है, ब्राइब दी जा रही है, आंसर फोर्ज हो रहा है आंसरिंग शीट्स का, इम्पर्सनेट कर रहे हैं कैंडिडेट को, इवन सिटिंग अरेंजमेंट भी मैनिपुलेट किया जा रहा है अपने हिसाब से। स्कैम के अंदर कुछ ऐसा भी है कि अक्यूज करता है एम्प्लॉइंग इम्पोस्टर्स, भाई दूसरे आ रहे हैं, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस लिख रहे हैं पेपर को कैंडिडेट के बिहाफ पे। रिपोर्ट के हिसाब से स्कैम जो है वो हुआ 2008 से 2000 मतलब हुआ बिटवीन 2008 से 2013 के बीच में। आइए मैडम सामने कैसे आया, व्हाट डिड इट फर्स्ट कम टू लाइट, सॉरी व्हेन डिड इट कम फर्स्ट टू लाइट, पहली बार सामने कैसे आया। तो हुआ क्या कि एक इंदौर बेस्ड डॉक्टर और एक्टिविस्ट जिनका नाम था डॉक्टर आनंद कह लो आनंद राय जी, इन्होंने पीआईएल फाइल करी। पीआईएल क्या होता है मैडम, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल किया मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। पीआईएल में ये लीड करा चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी को कि एक आप इंक्वायरी कमेटी बैठाइए जिसने अपनी रिपोर्ट जिसने इस इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करा सन 2011 में और उसके 2 सालों के बाद 2013 में। अब हुआ क्या, विसिल ब्लोवर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो भंडा फोड़ा है ना। तो विसिल ब्लोवर जो राय साहब थे, आनंद राय साहब, इन्होंने कुछ स्टार्टिंग डेरिवेशंस लगाए। इन्होंने कहा कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं इन्होंने एडमिशन लिया है मेडिकल कॉलेज में स्टेट के अंदर फ्रॉड तरीके से, जैसे कि घूस वूस खिला के, और इन्वेस्टिगेशन को फिर दे दिया गया स्पेशल टास्क फोर्स, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसटीएफ कहते हैं उसको। तब से देखा गया कि करीब 2000 लोग, जिसमें स्टूडेंट भी थे, कुछ मिडिलमैन भी थे, कुछ बिजनेसमैन भी थे, पब्लिक ऑफिशियल भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, इन सबको अरेस्ट करा गया अपने रोल के लिए स्कैम में। इतनी बात समझ आ रही है। अच्छा मैम, तो मैम कितने लोग जो है वो मर गए इन्वेस्टिगेशन के टाइम, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन और जब बड़े बड़े लोग फंसते हैं तो आपको मालूम है वो अंदर कोशिश करते हैं कि मरवा दें लोगों को। आपको मालूम है नियरली, आप मानेंगे नहीं, 50 लोग, है ना। ये मैं थोड़ा दिखाना भूल गई थी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपने देख लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट देख लिया, तीसरे में आ गए। चलिए अच्छा हुआ समय रहते मैंने चला दिया। खैर नियरली इसमें 50 लोग की डेथ हो चुकी है 2009 के बाद से, जब व्यापम स्कैम पहली बार सामने आया। और सुनिए, ज्यादा फैक्ट जब सामने आते गए तो डेथ और आती गई। नियरली हाफ ऑफ द लोग तो मर गए बहुत मिस्टीरियस तरीके से, जैसे रोड में एक्सीडेंट हो गया, अचानक से गायब हो गए। 8 लोग तो ऐसे ही मर गए, समझ रहे हो आप, एकदम गायब हो गए। बताइए। तो अब बात आती है कि जो विसल ब्लोअर उनका क्या, आहा, जिसने भंडा फोड़ा उसका क्या। देखिए इसमें देखने को मिला कि बहुत सारे, इस स्कैम में देखने को मिला बहुत सारे एक्टिविस्ट और सामने आए। उन्होंने ये सारी कमियों को जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में थी मध्य प्रदेश के, उनको और सामने लाया। आनंद राय के साथ विसिल ब्लोअर जो केस में थे उनमें आशीष चतुर्वेदी जी का नाम था जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट थे ग्वालियर से। प्रशांत पांडे जी का नाम था जो एक फॉर्मर आईटी कंसल्टेंट थे जिसे एसटीएफ ने हायर किया था। ये सारे ने कंप्लेन करा पुलिस हरासमेंट का, कहा पुलिस हैरेस करती थी, लगातार जो है थ्रेट कॉल्स आते थे, इनकी जिंदगी को खतरा था जो भी स्कैम को जो है एक्सपोज कर रहे थे। तो देखिए कितना बड़ा होता है सच बोलने के लिए। हाँ समझ आया केस आपको। आइए आगे लेके चलती हूँ आपको क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडी की तरफ। आइए थोड़ा समझते हैं, चौथे तरीके की केस स्टडी है ये। देखिए ऐसे केसेस होते हैं उन सिचुएशंस पे दोस्तों जिसमें अगर हम देखें तो ये होती है सिचुएशन कंडीशंस होती हैं, सिचुएशनल कंडीशंस होती हैं किसी एक इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। ये सारे केसेस काफ़ी यूनिक होते हैं और सिचुएशन और इंडिविजुअल को इन्हें सॉल्व करना पड़ता है ऐसे डेलमास को ऑन द बेसिस ऑफ हिज सेल्फ लर्निंग। क्यों? क्योंकि वो एक लौता बंदा है, उसके पास लिमिटेड चीज़ें हैं। मैडम एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल सही समझ में आता है। चलिए एग्जाम्पल की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो बात ऐसी है
कि एग्जाम्पल इसका है कि टू विसल ब्लो अगेंस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री और नॉट। ये बात है 2016 के सवाल की। आइए थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। होता क्या है कि एक नई नवेली लड़की है, फ्रेश इंजीनियरिंग करके आई है और उसने एक जाने माने केमिकल इंडस्ट्री में, बड़ी नामी ग्रामी केमिकल इंडस्ट्री में जो है वो जॉब पाली है। काम करना बड़ा मजा आ रहा है, सैलरी भी बढ़िया है। हालांकि कुछ महीने जब बीतते हैं तो इसको पता चलता है कि एक जहरीला वेस्ट, जहरीला जो जो पदार्थ निकल रहा है, वेस्ट निकल रहा है, उसे चुप्पे से पास की नदी में, पास की रिवर में जो है वो बहाया जा रहा है। अच्छा, और इस बहाने की वजह से बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है हो रही हैं आसपास के गांव वालों को, जिनमें ये नदी बह के जाती है, उसका पानी वो यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। अब इसका दिमाग तो खराब, क्या करे। वो अपनी ये दुख वो अपने कलीग्स से बताती है, ठीक है, और अपना कंसर्न अपने कलीग से बताती है हु हैव बीन विद द कंपनी फॉर लॉन्गर पीरियड, जो काफी वक्त से काम कर रहे हैं। वो कलीग्स इससे कहते हैं कि चुप पे रहो बेटा, क्योंकि इस टॉपिक को कोई जहां उठाता है तो वो नौकरी से निकाल दिया जाता है। और अब मसला क्या है कि वो अपनी जॉब को लूज नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि इकलौती वही है जो अपने घर में कमा के अपना घर चला रही है और अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को सपोर्ट कर रही है। तो अब शुरुआत में तो क्या होता है कि ये सोचती है कि अगर इसके सीनियर चुप बैठे हैं तो ये काहे के लिए अपनी गर्दन फंसा रही है। बट इसका अंतरात्मा भी तो होती है ना। वो कहती है भैया, नदी को बचाना है, लोगों को बचाना है, और इसे पता है अगर ऐसा करेगी तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। दिल में उसको लगता है कि अगर चुप रहेगी, जो इसकी जो एडवाइस दी है इसके दोस्त ने, तो ये सही नहीं है और शी कैन नॉट गिव रीजंस फॉर इट। हालांकि इसका कोई वजह नहीं है, क्या करे वो, लेकिन ये सोचती है कि एक अच्छे मनुष्य की तरह। और अब ये आपसे पूछती है क्या करें। अब बताओ आपके क्या आर्ग्यूमेंट हैं, क्या एडवाइस आप उसको दोगे। कहोगे चुप रहो या कहोगे भाई क्या करें, और क्या आखिरकार कदम उठाएंगे, तो क्या एडवाइस इसको करी जाए जो वो उठाए। ठीक, तो आइए समझते हैं। इस केस के अंदर कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि पहली, एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस। दूसरा, वाई शुड आई बी मॉरल, क्यों मैं मॉरल हूं। तीसरा, कंसाइंस, अंतरात्मा एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। आपका देखिए, आप किसी को थप्पड़ मारोगे ना, आपके अंदर से आवाज आती है गलत किया, है ना। तो ये, और चौथा, मोरालिटी। आइए आपको समझाती हूँ प्रीमाइस क्या रहेगी इसकी, पहले वो समझाती हूँ। लेकिन सवाल पूछा गया, ये आपके अंदर जो भाई इंडिविजुअल लेवल पे चीज चल रही है, तो आपकी जो अंतरात्मा है उसमें लड़ाई हो रही है, और जरूरत क्या है आपके बाहर फिजिकल वर्ल्ड में कि आपको भाई, आपका एक धर्म ईमान आपका अंदर से कह रहा है कि गलत हो रहा है, और आप बाहर जो है वो जब भी जानते हो कि आपको अपने माँ बाप को, अपनी भाई बहनों को सपोर्ट करना है। तो क्या करा जाए। एक ग्रेजुएट ही तो किया है बेचारी ने, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इतनी बड़ी फर्म के अगेंस्ट खड़ी हो जाए। अब इसके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं वो भी इम्पैक्ट पाएंगे इसके एक ऐसे क्या कह सकते हो आप, मजबूत डिसीजन से। आइए इस आंसर की कुछ अप्रोच आपको बताती हूँ। प्रॉपर बेसिक चीजें समझने के बाद आप ऐसे कह सकते हो। पहला तो ये कह सकते हो कि वो चुप रहे, प्राइवेट कंपनी के इंजीनियर्स को प्रोटेक्ट तो करता नहीं आर्टिकल नंबर 311 जैसे आईएएस को करता है। अगर इसको वहां से बाहर निकाल दिया गया तो इसको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, और इतना कंपटीशन है कि बेचारे करेगी क्या आगे, क्योंकि हमारे इंजीनियर तो थोक के भाव में निकल रहे हैं। दूसरा, कि वो अलग अलग एनजीओज के पास जा सकती है और विसल ब्लोअर का काम कर सकती है, वहां भंडा फोड़ दे, उनसे रिक्वेस्ट करे भाई मेरा नाम मत लगना और अपना आओ, आप अपना काम करो, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग ऑप्शन उसके पास हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे खुद पर भरोसा रखना होगा, दूसरे जॉब्स पर ट्राई करते रहना होगा। उसके बाद एक साइड में कुछ जो है अभी करंट वाली जो है उसमें इसको क्विट करना होगा। आखिरी में आप अपने आंसर को लिखिए, उसमें एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिखिए अलग अलग ऑप्शंस के साथ कि भाई हाँ मैं होता तो ये चूज करता। समझे। तो अब एक चीज यहाँ समझिए, बहुत अच्छी केस स्टडी मुझको ये लगती है। अब देखिए यहाँ पे जो एथिकल डिलेमा है या एथिकल पैराडॉक्स है,
ये एक डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होती है जब आपके पास दो मॉरल इम्पेरेटिव्स हों और इनमें से कोई भी आप पूरी तरह से एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो। गफलत नहीं कहते, दिल दिमाग लड़ता है आपस में। कॉम्प्लेक्स चीजें तब उठती हैं जब सिचुएशनल कन्फ्लिक्ट होती है, जिसमें अगर आप एक चीज को मानते हो तो इससे दूसरी चीज खराब होती है। तो केस स्टडी बेसिकली इसमें डिलेमास होते हैं कि आपको एक एक्यूरेट कदम उठाना है फ्रॉम द गिवन टू ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल हैं। केस स्टडी में अलग अलग तरीके के एथिकल डिलेमास होते हैं, जैसे कि आप ऑप्शन में से चूज करिए, जिसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ आपस में कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, कुछ फायदों का, कुछ कुछ आपको कुछ गंवाना पड़ेगा, किसी चीज की कॉस्ट होगी आपके लिए। वैल्यूज आपकी इसमें होंगी, है ना, ये आप क्लैश कर रही होंगी बेनिफिशियरी की विद दोस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इंस्टीट्यूशंस। और एथिकल कन्फ्लिक्ट भी होंगे विद इन द हायरार्की ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशंस। तो आई होप आपको ये मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। If yes, then do like, share and subscribe, and do please like the video because that is very important for my motivation. And of course you can subscribe my channel Sirf IAS for videos. You can watch these videos on Facebook, plus there are multiple questions on Instagram you can attend with the motivational quote and all, and same thing with PDF you can get on the Telegram also. And you can also join my channel to support me in my work also. All the link are in description box. I have started one new initiative by the name of virtual library. You can join. All the details are in description box. Thank you so much for watching. Meet you in the next video. Jai Hind, Jai Bharat.